नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे द्वारा दोस्तों आपको लगातार वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स के कुछ बेहतरीन MCQ डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड थे वो क्वेश्चन थे। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज भी हम दोस्तों फिजिक्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम बेहतरीन MCQ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ है जो शो करेगा E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी कि आपकी E और R के बीच में रिलेशन को आपने शो करना है। ठीक है, अब आप बताइए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि आपका एक हॉलो स्फीयर होता है। ठीक है, हॉलो स्फीयर जो होता है दोस्तों, उसका जो सारा चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पर रिसाइड करता है। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है कुछ देर के लिए। ठीक है, तो भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है दोस्तों? शून्य। ठीक, इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। तो जब दोस्तों आप यहां से R तक जाएंगे, यानी कि O से लेकर, O मान लेते हैं सेंटर है इसका, O से लेकर R तक जाएंगे, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? चार्ज है। ठीक, अब दोस्तों आपको पता है कि जैसे जैसे अब ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, यानी कि आपकी इस चार्ज से दूरी बढ़ते हुए चली जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ही क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई E जो होता है वो प्रोपोर्शन में होता है, E इज इनवर्सली, एक सेकेंड, E is inversely proportional to 1/r²। फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो भाई सीधी सीधी बात है कि भाई आपका 0 से लेके R तक तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि वो होगा खोखले गोले के अंदर, तो वहां पर तो 0 होगा। लेकिन जैसे ही R पर पहुंचेगा सरफेस पर, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और उसके बाद उसमें जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती हुई चली जाएगी, भाई आपकी इस चार्ज से डिस्टेंस बढ़ रही है ना, तो भाई अपने आप ही क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? शून्य होता, मतलब कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि देखिए, ये आपकी R है, यानी कि जो डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कर रहे हैं क्योंकि आपको कह रखा है इट इज़ एज अ फंक्शन, यानी कि उसका फंक्शन है। ठीक, तो भाई आप देख सकते हैं कि यानी कि 0 से लेकर R तक, 0 से लेकर R तक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो शून्य होने वाला है। R पर वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर वो मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद उसमें क्या होगी? कमी आती चले जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों इसका ग्राफ बनना चाहिए। तो E की जो वैल्यू है दोस्तों मैक्सिमम कितनी होगी? 1/4πε0 Q अपॉन, मान लेते हैं Q चार्ज है, अपॉन R²। ये इसकी दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती हुई चलेगी, 0 से लेकर R के बीच में E की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी? 0 रहेगी। और इसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती हुई चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल R²। तो ये इसकी वैल्यू इसी अनुपात में कम होती चले जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या निकल के आता है? ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है कि 0 से लेकर R तक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0, उसके बाद R पर मैक्सिमम, और फिर उसके बाद लगातार ये क्या होगा? डिक्रीज होता चलाएगा जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। खोखले गोले के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि उसका जो सारा चार्ज होता है वो उसकी सरफेस पर रिसाइड करता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E सच दैट इलेक्ट्रॉन प्लेस इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू इट्स वेट इज गिवन बाय। ठीक, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, आपको निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये E, इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। व्हेन आपका एक इलेक्ट्रॉन प्लेस ऑन इट, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को आपने प्लेस कर दिया, ठीक है, एंड इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू इट्स वेट। ठीक, तो देखिए होगा क्या, जब आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इसको जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है बताइए। सबसे पहले तो आपको पता है भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? Q इंटू ई। ठीक है, अब क्योंकि दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन है तो भाई यहाँ पर Q की जगह पर क्या आ जाएगा? स्मॉल ई। ठीक है, ये आपको
क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इसका वेट मान लेते हैं, इसमें इसका मास m है और ये आपका कितना है, ग्रेविटेशन में काम कर रहा है, तो भाई g हो जाएगा, ठीक। तो भाई यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, यानी कि इसका वेट क्या हो जाएगा भाई mg, ठीक। अब ये दोनों के दोनों क्या होंगे दोस्तों, बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा भाई mg बराबर e इंटू कैपिटल ई, ठीक है। तो इस तरह से भाई E बराबर हो जाएगा mg अपॉन ई स्मॉल ई, ठीक। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो कि आपका एक चार्ज एक्सपीरियंस करेगा जब उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है ना। तो या द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई सच दैट इलेक्ट्रॉन प्लेस इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू इट वेट गिवन बाय। अब आपको कह रखा है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका कितना है, F बराबर E इंटू ई, और जो उसके वेट के बराबर होगा, साफ साफ आपसे कह रखा है उसका वेट कितना होगा, m इंटू जी, भाई यही तो होता है वेट का फॉर्मूला, m इंटू जी, ठीक है। और इस समय आपको कह रखा है भाई जो उसमें फोर्स लगेगा, यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और जो उसका वेट होगा, दोनों के दोनों बराबर होंगे, तो उस केस में आपको बताना है कि भाई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी भाई, mg अपॉन ई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन द फिगर 1 टू पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3, ये Q2 है और ये Q3 है, दोनों के दोनों आपके फिक्स हैं और ये एग्जर्ट करते हैं नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इन द x डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में आपका नेट इलेक्ट्रिक फोर्स को ये एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ अच्छे से ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए, ये आपके सामने एक है क्या Q2, एक है Q3, ठीक है। ये आपके y एक्सिस के अलोंग फिक्स हैं और इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, x डायरेक्शन में ऑन द चार्ज Q1 पर जो इनका फोर्स है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि भाई दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं एक चार्ज को इन्होंने, एक सेकेंड सॉरी, दूसरे इसमें इन्होंने क्या किया कि भाई पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर प्लेस कर दिया कैपिटल Q, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक। और अब आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। यानी कि जो द फोर्स ऑन Q1, यानी कि अब जो फोर्स ऑन Q1 है उस पर क्या होगा कि जब हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज Q को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए कि क्या होना चाहिए इसमें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको थ्योरी से बता दूं। अब आप देखिए, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। और ये फोर्स की डायरेक्शन इस ओर की ओर को है, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे को, इन दोनों का जो नेट फोर्स है इसको एक तरह से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऑफकोर्स ये क्या रहा होगा, नेगेटिव, ठीक है। भाई इन दोनों का आपने नेट फोर्स निकाला और एक तरीके से जब इसकी डायरेक्शन इधर को है तो ये इसको क्या कर रहा है, ऑफकोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये वाला क्या है, नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है दोस्तों और ये आपका पॉजिटिव है और ये वाला भी आपका पॉजिटिव है, तो भाई क्या होगा, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट ही तो करेगा ना, क्योंकि आपने दोबारा से यहाँ पर क्या रख दिया, पॉजिटिव रख दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो ये फोर्स है, जो ये फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, अब आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो वो भी क्या करेगा, उसको दोस्तों और अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर को रहेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर, सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सेल इंक्रीज द पॉजिटिव एक्सिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूस if there is charge at this point, at that point, discontinuous only if there is a negative charge at the point, discontinuous if there is a charge at the point। ठीक है, काफ़ी अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन है। किस तरह से आप इसका जवाब देंगे, पहले आप इसको समझिए कि आपको ये पूछ क्या रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, यानी कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या होता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, डेफिनेशन को देखिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू एनी चार्ज, वो कंटिन्यूस होता है अगर वहाँ पर कोई दूसरा चार्ज ना हो, ठीक। जैसे कि आप ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक,
तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इससे जो लाइंस होती है कहाँ को जाती हैं, दूर जाती हैं, ठीक। इसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें क्या होती है, ऐसे अंदर की ओर जाती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसको आप ध्यान में रखना। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, अवे, और नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, आपके अंदर की ओर को आती हैं, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो आपकी होती है, इनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक। अब दोस्तों ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसने पैदा किया और एक इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया, ये दोस्तों कंटिन्यूस तब होगा जब ये यहाँ पर इस मीडियम में अकेला होगा, इसके अलावा और कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर दोस्तों ये चार्ज यहाँ पर आ गया तो ये जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पैदा हुआ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पैदा हुआ, तो दोस्तों ये जो फील्ड है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, ऑफ कोर्स सी बात है। तो भाई कंटिन्यूस कब होता है, जब आपका एक इकलौता चार्ज उस पूरे मीडियम में हो और उससे जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट आपके को सपोर्ट करता है, देखिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। तो भाई जो डी वाला है वो इसको सपोर्ट करता है कि भाई डिसकंटिन्यूस इफ देयर इज अ चार्ज एट द पॉइंट। ये इससे जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोस्तों वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा अगर वहाँ पर कोई चार्ज होगा, ठीक है। बाकी देखिए ऑलवेज कंटिन्यूस इट इज़ नॉट पॉसिबल, कंटिन्यूस इफ देयर इज अ चार्ज एट अ पॉइंट कैसे हो सकता है, वो तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, नहीं नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी चार्ज हो, हर चार्ज अपना क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस करेगा और दूसरा भी वहाँ पर चार्ज होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा भाई, ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिसकंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a point charge plus q is placed at a distance d from a isolated conducting plane. The field at a point p on the other side of the plane is, आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए मैंने आपको बताया भी, देखिए आपके पास एक प्लेन है, मैं आपको सिंपल सा एक फिगर दिखाता हूँ, ये आपका प्लेन है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज, देखिए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। और ये आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट P होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि ये इसकी जो डायरेक्शन है, ये आपका जो पॉइंट P है वो अदर साइड में है, ठीक है। यानी कि इस साइड, एक ऊपर की साइड है नीचे की साइड में, ठीक। तो होगा क्या कि जो प्लस Q चार्ज है, मैंने आपको बताया था कि इससे जब आपकी दोस्तों इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती है वो कैसे होती है, इससे दूर होती हैं। ये देखिए ऐसे जाएंगी, ये ठीक है ना, ये ठीक। तो होगा क्या बताइए, आपको क्या दिख रहा है, ठीक। तो ये जो दोस्तों होंगी क्या कि जो इससे निकलने वाली जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगी प्लेन में, और पी से कहाँ की ओर को जा रही है, अवे जाएंगी, अवे, ठीक है। देखिए आप इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पी इस साइड में होता तो पी की ओर को आती है, लेकिन पी आपका क्या है, इसके पीछे वाली साइड में। देखिए आप इसको ध्यान में रखना है, ए बी सी डी है, इसके बैक साइड में है पी, ठीक है। अब आपको मैं फिगर से अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। देखिए ये आपका पॉइंट है, ठीक। आप इसको मान के चलिए ये आपका चार्ज है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझिए, इससे लाइन हमेशा क्या होती है, दूर जाती हैं, ठीक। तो होगा क्या, ये पॉइंट है इस साइड की ओर, ना कि उस साइड। तो अगर जब पॉइंट P इस साइड है तो इससे भी दोस्तों क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो हमेशा क्या होगी, इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, क्या होगा, डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कि जब आपका पॉइंट चार्ज प्लस क्यू आपका प्लेस किया जाता है डिस्टेंस जी फ्रॉम आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, तो इस समय क्या होगा कि भाई जो आपकी जो फील्ड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ठीक, वही पूछ रहा ना। तो ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, द फील्ड एट अ पॉइंट, यानी कि बस आपको क्या बताना है, फील्ड एट अ पॉइंट क्या होगा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। अवे फ्रॉम द प्लेन होगा, ठीक, प्लेन से अवे होगा। ये चीज़ों को दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गॉस लॉ विल बी इनवैलिड इफ। गॉस लॉ इनवैलिड कब हो जाएगा, देयर इज अ मैग्नेटिक मोनोपोल्स, द इनवर्स स्क्वायर लॉ is not exactly true, the velocity of light is not a universal constant, या फिर none of these। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप जानते हैं गॉस लॉ क्या होता है भाई। गॉस लॉ का मतलब क्या होता है कि भाई जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एसोसिएटेड विद द
closed surface is equals to the 1 by epsilon 0 times of the total charge enclosed by the surface। यानी कि हम सिंपली कहें तो भाई Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। Q अपॉन एप्सिलॉन 0 यानी कि जो टोटल चार्ज किसी आपकी क्लोज सरफेस में आपका जो टोटल चार्ज इनक्लोज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 ही दोस्तों आपका क्या होता है, टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है। ये हमने आपको बताया, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि अगर आप देखें जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है वो होता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक। तो यहाँ पर से आप देखिए जो E है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि K Q अपॉन आर स्क्वायर, ऐसी फॉर्म में हम दोस्तों इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं भाई K Q अपॉन आर स्क्वायर, इस टाइप की दोस्तों हम इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जो आपका फाई है, फाई बराबर क्या हो जाएगा E इंटू ए, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि हमने बताया अभी आपको। तो भाई E की जो वैल्यू होती है, E की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि भाई क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका एक सरफेस है और अगर उसकी रेडियस R है तो भाई एक्चुअली अगर वो सर्किल की फॉर्म में तो R से R कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा भाई Q पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो भाई इससे कट गया है, तो एक्चुअली क्या होगा कि भाई दोस्तों आपका ये इस टाइप की फॉर्म में निकल कर आ जाएगा। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि जो आपका फ्लक्स है वो आपका शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि इसको क्या होना चाहिए, इन्वर्सली जो आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, यहाँ पर जब तक ये दोस्तों ये वैलिडेट नहीं होगा तब तक आपका जो गॉस लॉ है वो आपका निकल के नहीं आएगा। यानी कि जो आपका गॉस लॉ है वो इनवैलिड हो सकता है। तो अगर आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, मान लेते हैं कि भाई इसको हम चलो ऐसा मान लेते हैं, इसको मैं K मान लेता हूँ क्योंकि बार बार ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है, मैं मान ला इसको K मान लेता हूँ। तो K Q अपॉन आर क्यूब की अगर मैं इसको फॉर्म में मान लूँ तो भाई इंटू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो भाई R से R कट जाएगा। तो बस आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पाई अपॉन R हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका फंक्शन हो जाएगा ऑफ डिस्टेंस R, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया भी जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। तो वो आपका दोस्तों R का फंक्शन हो जाएगा, यानी कि वो अब उसकी बॉडी के शेप पर भी डिपेंड करने लग जाएगा। जबकि गॉस लॉ ये कहता है कि जो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आपका Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, वो आपके शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ अगर इनवैलिड हो जाता है तो उस केस में दोस्तों जो आपका गॉस लॉ है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इस केस में आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, व्हेन द इन्वर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। अगर इन्वर्स स्क्वायर लॉ की जगह पर अगर 1/r क्यूब आ गया या फिर 1/r आ गया तो भाई उस केस में आपका क्या होगा कि वो r पर डिपेंड करेगा, यानी कि वो शेप पर डिपेंड करने लग जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उस केस में आपका गॉस लॉ ट्रू नहीं होगा, ठीक है। सिंपली आपका इसका ये आंसर है। इसके बाद बड़ा अच्छा क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार LT में आ भी चुका है। SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस निकालना, जैसे क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्या होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एप्सिलॉन 0, यही तो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो भाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई F, ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकालना, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप बताइए F का मतलब क्या होता है भाई, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो न्यूटन तो अपॉन में आएगा, ठीक है, 1/न्यूटन। और Q1 Q2 दोनों का आपका क्या है, चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो c²। और ये आपकी दोस्तों क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का आपका क्या होता है दोस्तों, जो डिस्टेंस मतलब आपकी क्या है r है, तो उसको हम किससे दिखाएंगे, मीटर से दिखाएंगे, ठीक है। तो भाई मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा भाई कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन की पावर -1, ठीक। तो कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन की पावर -1, एक सेकेंड है, मीटर स्क्वायर नहीं, मैंने क्या गलती कर दी यहाँ पर, देखिए ये भी ऊपर जाएगा, मीटर की पावर -2 ये ऊपर जाएगा ना, ठीक। तो ये जाएगा भाई कूलाम की पावर 2 न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2, ठीक है भाई, क्योंकि मीटर भी नीचे पे है ना, हमने थोड़ा सा गलती कर दी, कोई बात नहीं। तो ये आपका दोस्तों क्या है, राइट आंसर है कि c²
n की पावर -1 मीटर की पावर -2। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका पूर्व LT में। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आते हैं, तो SI यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट चार्ज Q एंड Q एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ द चार्ज Q एंड कैपिटल Q एंड स्मॉल q। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको किस तरह से करेंगे, आपके पास हैं दो चार्ज, ठीक है, प्लस Q और प्लस Q साफ साफ आपको दे रखा है। ठीक है, इनके बीच की आपको डिस्टेंस भी आपको फिगर में बना के दे रखी है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2x। अब इनके जस्ट मिडिल में एक आपने एक चार्ज प्लेस कर दिया, कैपिटल है Q। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनका रेशियो क्या रहेगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q और Q इनके बीच का, यानी कि जो दो प्लस Q हैं इनके बीच का फोर्स निकाल लेते हैं। मान लेते हैं F1 है, तो भाई क्या होता है फॉर्मूला होता है F1 बराबर ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो उसको मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल K मान लेता हूँ। ठीक है, कैपिटल K मानो या A मानो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैपिटल K मान लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है बार बार। तो K क्या हो जाएगा भाई, Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है बताओ इनके बीच की, 2x। ठीक है, आप साफ साफ यहाँ पर से देख सकते हैं इनके बीच की जो नेट डिस्टेंस आपकी कितनी है, टोटल डिस्टेंस आपकी 2x है। ठीक है, तो भाई ये आपका कितना हो जाएगा, ये F1 बराबर हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया आपका F1। ठीक, इसी तरह से अब आप एक काम करते हैं, F2 निकाल लेते हैं। F2 का मतलब ये है कि आपका फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से एक का निकाल लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी, x है। तो भाई ये हो जाएगा K, और एक चार्ज है Q, एक है कैपिटल Q। साफ साफ आपको दिख रहा है, एक चार्ज है Q1, ये है Q1 और ये है Q2। यहाँ पर तो दोनों चार्ज सेम थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर Q स्क्वायर हुआ, यहाँ पर होगा स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप कि क्लियर हो गई। ठीक है, अब दोस्तों हमें, क्योंकि यहाँ पर है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो एफ नेट यानी कि जो इस पर नेट फोर्स होगा वो दोस्तों क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपने एक चार्ज को इसके बीच में प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका दोस्तों जो इसका टोटल यानी कि जो नेट फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वेक्टरली क्या होगा भाई, टोटल फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस के Q इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, K से K आपका चला जाएगा, K तो गया, एक्स स्क्वायर भी गया, तो बचा क्या भाई, Q स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Q इंटू स्मॉल q बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से देखिए अभी आपका स्मॉल q भी चला जाएगा, तो Q/4 प्लस कैपिटल Q बराबर 0। ठीक, तो 1/4 बराबर हो जाएगा -1/4 बराबर ये हो जाएगा भाई Q अपॉन स्मॉल q। ठीक, तो Q अपॉन स्मॉल q का जो रेशियो है दोस्तों वो कितना है आपका, -1/4 है। ठीक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q अपॉन Q का। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि आपको रेशियो जब निकालना है तो दोस्तों आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी पड़ेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, जैसे कि जो आपका नेट फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जो नेट फोर्स होगा यानी कि F1 और F2 ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। एक तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स हो गया और एक इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हो गया। तो वो जो दोनों नेट फोर्स होंगे वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तभी जाके आपकी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पर यूज होगी। तो जो नेट फोर्स है उसको आप 0 रख दीजिए, उसके बाद उसकी वैल्यू को निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होता है, और देखिए क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में पहले। फोर्स पर यूनिट चार्ज जैसे कि मैंने आपको बताया था F/Q क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। F बराबर क्या होता है भाई, Q इंटू ई ना। ठीक है, अभी हमने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था, फिर Q को हमने किससे रिप्लेस कर दिया था, E से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था। ठीक, तो F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्शन, नेचर ऑफ चार्ज, ऑल ऑफ दीज। देखिए बिल्कुल ये सभी को बताती है। मैंने आपको बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्ट्रेंथ को भी बताती हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी क्लोज होंगी लाइंस और आपकी क्या होगी, फील्ड स्ट्रेंथ को बताएगी। डायरेक्शन तो बताती है कि भाई आपकी किस डायरेक्शन को ये जा रही हैं। ठीक है, कि डायरेक्शन तो बताती है। इसके अलावा नेचर ऑफ चार्ज को बताती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे ये अवे होती हैं।
ठीक है, और जबकि नेगेटिव जो चार्ज होता है उसकी ओर को होती हैं। ठीक, तो इस तरह से आपकी सभी बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होती है, फील्ड स्ट्रेंथ को भी बताती है, डायरेक्शन को भी, नेचर ऑफ चार्ज को भी, यानी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज। सिंगल नेगेटिव चार्ज की ओर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट होगा वो कैसे होगा। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब आपका एक नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, उसकी ओर को आती हैं, इस तरह से बताया था ना ये। ठीक है, तो भाई क्या ऑप्शन होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। पॉजिटिव वाला होता तो कैसे होती, ऐसे ये। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, क्या बताएं इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, अभी आपको बताया था भाई Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। ठीक है, तो भाई आपको चेक क्या चाहिए, एक चार्ज की यूनिट और एप्सिलॉन जीरो की यूनिट। एप्सिलॉन जीरो की यूनिट अभी हमने एक क्वेश्चन किया था एप्सिलॉन जीरो की यूनिट निकालने वाला, अगर आपको याद नहीं हो तो कैसे करते हैं, एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, क्या होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई एप्सिलॉन जीरो की यूनिट यहाँ से क्या निकल कर आई थी, अब आप देख लीजिए क्या आई थी भाई, सी स्क्वायर एम की पावर -2 और n की पावर -1, यही आई थी ना, यानी कूलम स्क्वायर मीटर की पावर -2 न्यूटन की पावर -1। तो देखो यहाँ पर रख दो, तो भाई यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी भाई, आपको पता है इसकी क्या होती है, Q की, इसकी होती है कूलम डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर m की पावर -2 n की पावर -1। ठीक है, भाई c से c कटेगा, क्या हो जाएगा भाई n m स्क्वायर c की पावर -1। ठीक है, n m स्क्वायर c की पावर -1 है इस टाइप का, n m स्क्वायर c की पावर -1, तो देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, न्यूटन c की पावर -1 मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन c यानी कि है। ठीक है, यानी डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, आपको बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपने कपल पढ़ा है ना, कपल में क्या होता है बताइए, जब दो फोर्स आपके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करते हैं, ये ठीक है ना, तो इनके बीच में आप कैसे निकालते हैं दोस्तों, इनके बीच की जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब आपको कपल ऑफ मोमेंट निकालना या आपको कपल्स की वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये हो जाता है भाई फोर्स इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर दोस्तों यही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। जो फोर्स है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, दो चार्ज से, एक प्लस क्यू होगा एक माइनस क्यू होगा। ठीक है, तो भाई इनके बीच की मान लेते हैं डिस्टेंस, अगर आपकी इनके बीच की एल है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों 2QL। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक सेकेंड सॉरी 2QL ये। ठीक, ये दोस्तों आपका इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं भाई Q का जो यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है कूलम। ठीक है, और ये होती है L की यानी कि लेंथ, यानी कि इतनी होती है मीटर। तो कूलम इंटू मीटर दोस्तों इसकी आपकी यूनिट है। ठीक है, कूलम इंटू मीटर इसकी यूनिट है, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो एक्चुअली जो इसकी यूनिट होती है वो दोस्तों होती है डी बाई। ठीक है, डी बाई, वैसे इसकी यूनिट कितनी होती है, कूलम मीटर, और जो कॉमनली यूज जो आपकी जो यूनिट होती है जिसको एटॉमिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है तो इसको हम बोलते हैं डी बाई। तो आपका जो डी बाई होता है वही आपका क्या होता है दोस्तों, कूलम मीटर में रिप्रेजेंट हो जाता है। मतलब जैसे हम फोर्स है ना, फोर्स को हम किससे दिखाते हैं, न्यूटन से। अब न्यूटन का जो एक्चुअली होता है वो क्या होता है भाई, न्यूटन थोड़ी होती है यूनिट, एक्चुअली क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना भाई, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की होती है भाई क्या आपकी जो आपकी एक्सेलरेशन का आपका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आपका क्या हो गया भाई, कूलम इंटू मीटर। ठीक है ना, कूलम इंटू मीटर है, जिसको कि जनरली क्या बोला जाता है, डी बाई बोला जाता है एटॉमिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखना, तो डी बाई कभी आ सकता है क्वेश्चन, ये इसको आप ध्यान में रखेंगे, और अदरवाइज वैसे आएगा तो क्या होगा भाई, कूलम मीटर। ठीक, तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्ज बट द टोटल चार्ज इज 0 एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जब आपका एक रीजन है
इसमें कई सारे आपके चार्जेस हैं, Q1 Q2 से लेके Qn है, लेकिन दोस्तों जो इसका टोटल आपका चार्ज है वो 0 है। अगर टोटल चार्ज 0 है तो उस केस में क्या होगा, देखिए जब आपका टोटल चार्ज 0 है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, जो एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, कई सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो देयरफॉर जो इसमें अब आप पॉइंट जो आउटसाइड अगर हम इसमें जाएंगे तो जो डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों वो 1/r³ के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा फॉर लार्ज आर। ठीक है, यानी कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r³ के। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी वाला, द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, यानी कि वो r³ के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फॉर लार्ज r। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड। जो गॉस लॉ के लिए सरफेस कंसिडर्ड होती है उसको क्या बोला जाता है, क्लोज सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस या फिर प्लेन सरफेस। इसका राइट आंसर है गॉसियन सरफेस। ठीक है, जो सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, इसको दोस्तों बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ अ क्यूब विद द साइड ऑफ लेंथ a if a charge q is placed at the corner a of a cube is। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको जब आपके मिडिल में जब इसको रखा गया था तो उस समय पर आपके 6 क्या थे, फेस थे। अब आप बताइए कॉर्नर कितने हैं दोस्तों, 8 कॉर्नर हैं। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि आपकी एक क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, तो भाई इसमें जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q/ε0, एंड दैट विल बी इक्वली शेयर्ड बाय ईच ऑफ द कॉर्नर। तो क्या हो जाएगा भाई, Q/8ε0, यानी कि Q/8ε0 आपका क्या होगा, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ द क्यूब विद द साइड ऑफ लेंथ a इफ द चार्ज q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो यानी कि आप इसका जो Q/8ε0 है ये दोस्तों आप इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए, आपका ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा नहीं ट्रू है अबाउट गॉस लॉ। पहला देखिए, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। जैसे कि हमने बताया था कि गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज सरफेस के लिए ट्रू होता है, तो ये तो करेक्ट है। द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ अ गॉस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज बाय द सरफेस, बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे कि हम गॉस लॉ को कैसे दिखाते हैं भाई, Q/ε0, तो जो Q का मतलब होता है कि भाई जितना भी आपका सम ऑफ द ऑल चार्जेस, ठीक है, इनक्लोज बाय द सरफेस। इसके बाद अगला है कि भाई गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन द कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। बिल्कुल गलत दोस्तों, ये आपका गलत है। ऐसा नहीं है कि गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। यहाँ पर भी गॉस लॉ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखिए, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस कंटेन्ड इन अ कूलम्ब्स लॉ। ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका गॉस लॉ है वो इनवैलिड हो जाता है अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर तो ये डिपेंड करता ही है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी वाला आपका गलत है, तो यानी कि ये वाला सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 चार्जेस आर अरेंज इन अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD एज शोन, द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर O इज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप किस तरह से करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके 4 चार्जेस हैं, उनको आपने ABCD के कॉर्नर में रखा है, और अब आपके अगर जो सेंटर है, ये सेंटर O है, इस पर अगर हम कोई चार्ज को कैप्ट करें तो उस पर क्या होगा, जब द फोर्स ऑन द चार्ज कैप्ट एट द सेंटर, उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, उसकी डायरेक्शन आपको बतानी है या फिर उसकी वैल्यू भी आपको साथ साथ बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इसको किस तरह से करेंगे, देखिए आपको मैं थोड़ा ब्रॉड वे में बताता हूँ। लेट ये है आपके पास एक स्क्वायर, ठीक है, ये आपका एक स्क्वायर है, इसको ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और ये हमने इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर से आप इसको देख लीजिए ध्यान से। देखिए ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, यहाँ पर आपको चार्ज दे रखा है -2Q और यहाँ पर दे रखा है +Q, एंड इसमें +2Q और यहाँ पर दे रखा है +Q। ठीक है, अब दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर O है, ये सेंटर है, इसमें मान लेते हैं +Q चार्ज को रखते हैं।
प्लस क्यू चार्ज को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि आपको दे नहीं रखा है भाई कौन सा चार्ज है, तो मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज को रखा है। ठीक है, अब होगा क्या दोस्तों कि इन चार्ज के कारण इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, यानी कि आपका ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण और डी के कारण। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर ए के कारण जो क्यू पर लगने वाला फोर्स होगा, देखिए ए और क्यू अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबकी जो डिस्टेंस है दोस्तों वो सेम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी सेम है। ठीक है, क्योंकि डायगोनल है आपके, डायगोनली क्या करते हैं, इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये आपको पता होगा। ठीक, तो आप दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर रखना कि भाई ये आपकी क्या है, ये जो डिस्टेंस है आपकी ये सेम है। ठीक है, तो चलो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अरे यार, तो देखिए दोस्तों, मैंने अब इसको सही कर दिया फिगर को। हमने सेंटर पे क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, और आपको पता होना चाहिए कि जो ओ ए डिस्टेंस है, ओ बी डिस्टेंस है, ओ सी ओ डी सब बराबर हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले चेक करते हैं एफ ए के बारे में। ठीक है, यानी कि आपका जो फोर्स है ए के कारण जो ओ पर जो आपका फोर्स लगेगा। ठीक, देखिए दोस्तों, ये आपके दोनों के दोनों है पॉजिटिव चार्ज। जब आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो ऑफकोर्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होनी चाहिए, ए का ओ के कारण, देखिए कहाँ की ओर को होगी, इधर की ओर को, ये, क्योंकि आपस में क्या करेंगे दोस्तों, रिपेल करेंगे। ठीक, तो रिपेल के कारण क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन होगी एफ ए की इस दिशा की ओर होगी। ठीक है, इसी तरह से अब दोस्तों अगला देखिए, जैसे सी है, ये भी आपका दोस्तों क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, एफ सी की इस तरह की होगी, यानी कि जो सी के कारण ओ पे जो लगने वाला फोर्स होगा। ठीक है, क्योंकि आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो एफ ए और एफ सी है दोस्तों, इनका जो नेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखिए दोस्तों बी डी में, ठीक, देखिए ये है आपका प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। अब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो दोस्तों ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब जो अट्रैक्शन होता है वो किसकी ओर को होता है, डायरेक्शन, यानी कि किसकी ओर को होगा दोस्तों, ये होगा आपका इधर की ओर को। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि आपका माइनस चार्ज, क्योंकि मैंने आपको बताया है प्लस चार्ज से क्या होता है, हमेशा अवे जाता है और माइनस चार्ज की ओर को जाता है, तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, यहाँ की ओर को। ठीक है, यानी कि जो ये आपका होगा ये होगा एफ डी, ध्यान रहे एफ डी किस डायरेक्शन को होगा, इस डायरेक्शन की होगा, नीचे की ओर को। ठीक, इसी तरह से अब आप प्लस क्यू और ये इसमें देखिए, ये दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे, फिर से रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो दोस्तों जो आपकी डायरेक्शन होगी वो एफ बी की कहाँ की ओर होगी, यहाँ की, नीचे की ओर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये डायरेक्शन एफ बी की कहाँ की ओर होगी, नीचे की ओर, क्योंकि ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये टोटल फोर्स है, जो ये टोटल फोर्स है दोस्तों, वो आपका क्या हो रहा है, एफ बी और एफ डी, ये दोस्तों दोनों के दोनों क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। ठीक, तो जो टोटल फोर्स है वो कहाँ की ओर को अलोंग कर रहा है, देखिए बी डी की डायरेक्शन में वो काम कर रहा है। बाकी इस डायरेक्शन में जो दोनों के दोनों फोर्स हैं वो क्या हो जा रहे हैं, कैंसल्ड आउट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, अलोंग द डायगोनल बी डी, इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से दोस्तों आप इसमें क्या करेंगे, माइनस क्यू चार्ज करेंगे, उसकी डायरेक्शन भी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, अलोंग बी डी ही आएगी। आप इसको चेक कर सकते हैं, अभी आपको मैंने बताया किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, जब दोनों सेम चार्ज होते हैं तो क्या होता है, रिपेल होता है, क्या होता है, रिपेल। ठीक है, तो जैसे ए और बी जब आपके सेम चार्ज है तो ए से लगने वाला फोर्स, देखिए ए से लगने वाला हम एफ ए निकालें तो एफ ए इस डायरेक्शन में होगा जो ए का बी पर लग रहा होगा फोर्स। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम ए का ओ पे लग रहा होगा, सॉरी मतलब ए का ओ पे, अब इसी तरह से अगर हम एफ ओ निकालते तो ये इस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है क्योंकि रिपेल कर रहे हैं। ठीक, अब जब अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्ट में जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है दोस्तों, हमेशा नेगेटिव की ओर को होती है, नेगेटिव की ओर और पॉजिटिव से दूर की ओर। ठीक, ये चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है। तो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कई आ सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस है और अगली वीडियो में हम और भी बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आएंगे। हमारा कार्य अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।